हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार इजराइल फिलिस्तीन जंग की कवरेज आप तक पहुंचा रहा है। 3 अलग-अलग प्रोग्रामों के जरिए एक हर दिन 12:30 बजे आधा घंटे का लाइव, जिसमें ताज़ा खबरें और देखने वालों के सवालों के जवाब, उसके अलावा एक एक्सपर्ट से मुलाकात और उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव पूरे दिन की ताज़ा खबरें रात में 9 बजे नजर दुनिया पर कार्यक्रम के जरिए ये दुनिया भर में हमारे प्रोग्राम देखे जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि हर सोर्स से आने वाली इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए और आप फैसला लें कि जंग किस तरफ जा रही है। आज हम एक बार फिर जनाब शमसुल इस्लाम साहब से मुलाकात कर रहे हैं। बहुत ही जाने माने राइटर, ऑथर, कॉलमनिस्ट, ड्रामे की दुनिया में बहुत बड़ा नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। बहुत सी किताबें आपने लिखी हैं, आरएसएस पर खास तौर पर काम है और मजहब के नाम पर जो नेशनलिज्म जहां जहां भी है उसके बारे में वो बहुत ही खुल करके उसके खिलाफ बात रखते हैं और बहुत ही एविडेंसेस के साथ। बहुत सी किताबें आपने लिखी हैं, बहुत सी किताबों के रेफरेंसेस हमारे इस प्रोग्राम में भी वो अक्सर देते हैं। आज हम जिस इशू पर उनसे बात कर रहे हैं वो ये जो सबके जहन में सवाल है, बहुत बड़ा सवाल, कि आखिर मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा इजराइल के कब्जे में है। मुसलसल इजराइल गाजा में बेगुनाहों का कत्लेआम कर रहा है। 10,000 से ज्यादा आंकड़ा पहुंच चुका है, जिसमें कम से कम 5,000 बच्चे और औरतें बताई जा रही हैं। उस सब के बावजूद ये अरब हुकूमतें आखिर क्यों खामोश हैं, क्यों मौन धारण किए हुए हैं? हालांकि वहां की आवाम फिलिस्तीनियों के हमदर्दी में इजराइल के खिलाफ बाइकॉट की अपीलें कर रहा है और उस पर बाकायदा काम भी हो रहा है। वहां से रिपोर्टें वेस्टर्न मीडिया के जरिए भी, एएफपी ने ऐसी रिपोर्ट दी जिसमें बताया कि एक बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे हैं कुवैत में और कई मुल्कों में, क्या आपने आज एक फिलिस्तीनी का कत्ल किया? और उसमें सवालिया निशान यह है कि अगर आपने इजरायली कंपनियों से माल खरीदना बंद नहीं किया तो आप भी फिलिस्तीनियों के कत्ल में शरीक हैं। लेकिन सरकारें क्यों खामोश हैं, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा भारत में फिलिस्तीन के हक में प्रोटेस्ट करना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। और जो शुरू में कहा जा रहा था कि कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वहां आसान है, लेकिन कर्नाटक से ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है और दूसरी जगहों से भी, दिल्ली में भी कोई प्रोटेस्ट नहीं हो पा रहा है। आखिर ये क्या कुछ है? और इसके अलावा यूरोप का क्या हाल है? लंदन में प्रोटेस्ट होने वाला है, उसके लिए पुलिस कमिश्नर ने कह दिया कि साहब मैं इसको रोकने वाला नहीं हूं। तो क्या कुछ है? अरब मुल्कों में क्या हो रहा है और बाकी मुल्कों में भारत समेत क्या कुछ हो रहा है? फिलिस्तीन के हक में कोई आवाज उठाता है तो क्या है? और इजराइल की सपोर्ट में हमारा गोदी मीडिया, अभी तक तो हम सब कहते थे, समझते थे कि ये गोदी मीडिया यानी मोदी की गोद में, और अब नेतन्याहू की गोद में बैठ करके वही सब कुछ कह रहा है जो इजराइल कहलाना चाहता है। वेलकम है जनाब शमसुल इस्लाम साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि सबसे पहले मैं समझता हूं लोगों के जहन में ये सवाल बहुत बड़ा है कि ये अरब हुकूमतें आखिर इन्होंने क्यों खामोशी क्यों इख्तियार की हुई है, क्यों खुल करके? हालांकि शुरू में तो कुछ हुकूमतों ने हमास को टेररिस्ट भी कह दिया था, अब वो बात तो नहीं दोहराएं, लेकिन खामोशी मुसलसल है। क्या वजह है इसकी? नहीं, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। और सच्ची बात यह है कि आपका ये जो प्रोग्राम है उसमें मेरे जैसे लोगों को बहुत शर्मिंदगी और जो एक मुरझाया हुआ सा रहते हैं उससे थोड़ा उबरने का मौका मिलता है कि हम बात रख लेते हैं, अपने लोगों तक बहुत पहुंचा लेते हैं। एक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मैं मजहबी कौमियत जो है या मजहबी राष्ट्रवाद जो है या रिलीजियस नेशनलिज्म का ही नहीं, मैं 72 में एमए करने के बाद मैं जेएनयू के अंदर वेस्ट एशियन स्टडीज में मैं रिसर्चर आया था। मैं 2 साल वहां था वेस्ट एशियन, और मैं जो सोशलिज्म है, जो बात मूवमेंट था पूरे वेस्ट एशिया में, अल्जीरिया के अंदर, इजिप्ट के अंदर, सीरिया के अंदर, मैं उस पर काम कर रहा था। लेकिन वहाँ इतना दम घोटू माहौल था और इस तरह का था कि मुझे छोड़ना पड़ा था। तो वो ये मेरा एक
वेस्ट एशिया जो है और अरब फिलिस्तीन का जो मामला है, ये मेरे दिल के और एक बौद्धिक एक रिसर्चर के तौर पे मेरे बहुत करीब रहा है। तो आप जो फरमा रहे हैं कि क्या वजह है कि ये अरब दुनिया है उसमें इतने सारे मुसलमान देश हैं और उसमें सब में मुसलमान परिवारों के राज हैं, वो शेख हैं, बादशाह हैं और क्या क्या है। तो ये सब कैसे हो रहा है? मेरा ये मानना है कि जितनी बड़ी तादाद अरब देश में लोगों की है और वो ज्यादा मुसलमान हैं, और फिलिस्तीन में जो ज्यादा मारे जा रहे हैं वो मतलब उसमें से 90% से ज्यादा मुसलमान हैं, और जो हालत हो रही है उसमें कोई मुसलमान नहीं बोल रहा है। रेड क्रॉस जो दुनिया के अंदर क्रिश्चियंस कंट्रोल करते हैं, रेड क्रॉस जी, उसका ये कहना है कि सारी दुनिया का जो है नैतिक मौत हो गई है जो कुछ गाजा के अंदर हो रहा है, मॉरल फेलिंग है, जो यानी अखलाकियात के तौर पर ये खत्म, हम किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ है, उन्होंने कहा है कि गाजा जो है बच्चों का ग्रेवयार्ड बन गया, कब्रिस्तान बन गया है। ये कब्रिस्तान फिलिस्तीनी बच्चों का है जो जिनकी बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसको यूरोप और अमेरिका और जैसे भारत के अंदर जो हिंदुत्ववादी क्रिमिनल्स हैं जो मोदी के राज में, वो बराबर इसको यहूदी बनाम मुसलमान के तौर पे पेश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं है, ये है भी तो उसको छुपाते हैं कि सारे जो अमेरिकी दलाल जो वेस्ट एशिया पे जो हुक्मरान हैं वो मुसलमान हैं, और उनमें से एक दो राजघराने तो ऐसे हैं कि जो हमारे सबसे पवित्र स्थल है मुसलमानों के, जो हमारे सबसे पवित्र स्थल है उसके क्या कहा जाता है, खादिमुल हरमैन, यानी उसकी कीज उनके पास है, उसकी कुंजियां उनके पास हैं। तो इसको हमको देखना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है, और उसके बाद अरब देशों के अंदर जो हालत है, आपने असल में बहुत बुनियादी सवाल बहुत पहले उठा दिया, मैं उससे पहले थोड़ी और बात करना चाहता था, लेकिन मैं सोचता हूं कि इसी पर मैं आता हूं कि सारी दुनिया की परेशान है इस वक्त। अभी जो ये वक्त है, न्यूयॉर्क टाइम्स के दफ्तर के बाहर हजारों न्यूयॉर्क में अमेरिकी जमा हैं। वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजराइल के पक्ष में जो झूठ बोले हैं, हमास को लेकर जो झूठ बोले हैं, उसकी सच्चाइयां उनके बिल वो चिपका रहे हैं उसकी दीवारों के ऊपर, और वो जो है वो ये कह रहे हैं कि आप झूठ बोले। और वो जो 11,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, उनके नाम पढ़ रहे हैं लगातार, सारी रात पढ़ेंगे वो, और ये चलता रहेगा। और उसके बाद मैं फिर ये बताना चाहता हूं कि कल जो है आर्मिस्टिक डे है, 11 तारीख को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हथियार डाले थे नाजी जर्मनी ने 11 नवंबर को, तो उसको आर्मिस्टिक डे माना जाता है। आर्मिस्टिक डे मतलब समझौते का दिवस, समझौते का जो दिवस होता है। तो उस समझौते को दिवस के अंदर कल यूके में जो जनवादी संगठन है, जो जमहूरी पसंद संगठन है, जो लेफ्ट के संगठन है, वो एक बहुत बड़ी लाखों लोगों की एक रैली करने का ऐलान किया हुआ है। तो ये सुनक जो हिंदुत्ववादी प्राइम मिनिस्टर है और इसकी एक क्रिश्चियन जायनिस्ट इसकी जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने ऑर्डर दिया कमिश्नर को, कमिश्नर साहब का नाम है सर मार्क रॉली। सर मार्क रॉली को ऑर्डर दिया कि आप इसको, कानून व्यवस्था भंग हो सकती है, इसको आप बैन कर दीजिए। उसने कहा मैं बैन नहीं करूंगा, मैं इसलिए बैन नहीं करूंगा कि आप हमको आदेश मत दीजिए, मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। रॉली ने कहा हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि कोई खतरा होगा या वो लोग कोई झगड़ा करेंगे या हिंसा करेंगे। सच्ची बात यह है कि इसके बाद ये हिंदुत्ववादी वहां पर जो है और जो जायनिस्ट हैं, जो क्रिश्चियन जायनिस्ट हैं, वो कुछ कराएं तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल सरकार की बात नहीं मानूंगा, हमारा महकमा, पुलिस महकमा जो है, वो मेट्रोपॉलिटन जो पुलिस है लंदन की, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये सुनने की बात है, ये भारत के जो दलाल पुलिस का जो पूरा तंत्र है उसको समझना चाहिए। एक बहुत सीनियर मोस्ट अफसर है और इनको सर की उपाधि मिली हुई है। ये सर की उपाधि जो है कोई फिलिस्तीनियों ने नहीं दी है इसको, इंग्लैंड की राजा रानियों ने दी है इसको। अच्छा, उसके बाद आप जो चीज समझने की है
कि सारी दुनिया की बहुत यानी भारत की तरह से गोद में बैठने वाले तो पत्रकार नहीं है, सारी दुनिया में बहुत बड़े बड़े पत्रकार जिन्होंने जाने दी हैं। तो ये उन्होंने कल आया है जनाब ये कि फलस्तीन के हक में वहां के राजा जो भी कर रहे हो, वहां का शहनशाह जो भी कर रहा हो, वहां का किंग जो भी कर रहा हो, वहां का शेख जो भी कर रहा हो, लेकिन देखिए क्या है, मैं बड़े बड़े देशों को बता रहा हूं, मोरक्को के अंदर सड़क पर 65% मोरक्कन जो हैं वो फलस्तीन के साथ खड़े हैं, लेबनान के अंदर 68% खड़े हैं, सूडान के अंदर 70% खड़े हैं, सऊदी अरबिया में 70% खड़े हैं, फलस्तीन के अंदर 75% खड़े हैं, कुवैत के अंदर 75% खड़े हैं, इजिप्ट के अंदर 78% खड़े हैं, इराक के अंदर 80% खड़े हैं और कतर के अंदर 82% खड़े, और तो और छोड़िए जॉर्डन के अंदर 90% खड़े हैं। इजिप्ट के अंदर, इजिप्ट का मैं आपको बताता हूं जनाब, इजिप्ट के अंदर 78% सड़क पर जो लोग हैं, सड़क पर जो नागरिक है और वो मुसलमान हैं, वो किसके साथ खड़े? फलस्तीन के साथ खड़े, फलस्तीन के साथ खड़े। तो आप ये समझ लीजिए कि फलस्तीन के साथ ये लोग खड़े हैं, लेकिन वहां के जो बादशाह हैं, वहां के जो शासक हैं, वहां के जो शेख हैं, वो क्या कर रहे हैं उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साउथ अफ्रीका ने परसों अपना बुला लिया, अपना एम्बेसडर वहां से, और इसके एम्बेसडर को भेज दिया। आप जानते हैं साउथ अफ्रीका वो देश है जिसमें एक कमेटी की मीटिंग में उसने इजराइल के एम्बेसडर से कहा था आप यहाँ रह नहीं सकते हैं, आप इससे बाहर जाइए, उसको जबर करके बाहर निकाल दिया था। उसके बाद हम इस बात को भी जानते हैं कि कैसे लातिन अमेरिका के 3 देशों ने पूरे उसके एम्बेसडर को भेज के उनके सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए। हमारे अरब देशों के अंदर बड़े शर्म की बात है कि शायद टर्की और जॉर्डन ने तो अपने बुलाए हैं, अपने एम्बेसडर बुलाए हैं, हालांकि जॉर्डन जो है वो तो इजराइल का ही एक्सटेंशन है, इजराइल का ही एक्सटेंशन है। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि ये जॉर्डन हो चाहे इजिप्ट हो, ये लोग कितना फलस्तीन बनाना चाहते हैं, ये आपको चौंकाने वाला एक फैक्ट है कि सन 1948 के अंदर इजराइल से जो जंग हुई थी सन 1948 के अंदर, तो उसमें गाजा और वेस्ट बैंक ये दोनों इजराइल से छीन लिया था इजिप्ट ने और जॉर्डन ने, और उसको इजिप्ट के अंदर मिला लिया था और जॉर्डन के अंदर मिला दिया था। लोग आज ये सवाल कर रहे हैं कि आपने उसी दिन फिलिस्तीन की बुनियाद क्यों नहीं रखी थी? भाई वेस्ट बैंक आज जहां इजराइल का कब्जा है या इजराइल के पूरे कंट्रोल के अंदर है, जो गाजा है, ये तो इजराइल से ले लिया था आपने सन 1948 में इजिप्ट ने, और वेस्ट बैंक ले लिया था और जॉर्डन ने, वेस्ट बैंक जॉर्डन ने ले लिया था और गाजा जो था इजिप्ट ने ले लिया था। तो आपने उस दिन इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन की अगर आप घोषणा कर देते और उसको बनने देते तो फिर ये इजराइल को बाद में सारा खेल खेलने का मौका नहीं मिलता। तो इसको ये जो है इसको चीजों को समझने की है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्या चीज है जो ये अरब देशों के जो शहंशाह हैं, जो क्या क्या लिबासों में किस तरह से दिखते मिलते हैं, जो यानी आप जानते हैं सऊदी अरब का जो सल्तनत है, उनकी जो सबसे बड़ी तेल की कंपनी है वो यहाँ मोदी का जो खास आदमी अडानी अंबानी, उसके पूरे तेल कंपनियों के अंदर सारे बिजनेस हैं। वो सारी दुनिया के अंदर ये कुवैत, अपना इजिप्ट और इन सब लोगों के, सऊदी अरब के कितने पैसे लगे हुए हैं इजराइल की कंपनियों में, अमेरिका की कंपनियों के अंदर, वो आप देख सकते हैं। और लोगों ने तो वहां पर स्टैंड लिया है, लोगों ने जो स्टैंड लिया है, ये आपने अभी जिक्र किया था सही, क्या आपने आज एक फिलिस्तीनी को मारा है? डिड यू किल अ पैलेस्टाइन? वो एक पूरा वेस्ट एशिया के अंदर ये एक जैसे सूखे जंगल में आग फैल जाती है, ये उस तरह से किया है। नौजवान इसमें बाहर आए हैं, इंटेलेक्चुअल्स बाहर आए हैं, और इन्होंने बड़े बड़े बिलबोर्ड, बड़े बड़े इश्तेहार लगाए हैं, और वहां तो इलेक्ट्रॉनिक इश्तेहार होते हैं जो मेन रोड से हैं, और उसमें 9 साल 10 साल के बच्चों से लेके बूढ़े शामिल हैं। जैसे एक बच्चा है जना अब्दुल्ला जो है, तमाम अपने कंप्यूटर और अपने छोटे भाई 10 साल के छोटे भाई अली के साथ वो कंपनियां बता रहा है जिनका इजराइल और अमेरिका के साथ संबंध है।
वो घूम रहा है, कुवैत के अंदर घूम रहा है, मनाना मुझे लगता है नहीं बहरीन के अंदर घूम रहा है और बता रहा है कि आपने इसका सामान नहीं लेना है, ये ब्रांड नहीं लेना है। टिकटॉक का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने अगर पैलेस्टीनियंस को बचाना है तो अमेरिकी और इजरायली कंपनियों का हमने बाइकआउट करना होगा, हमने मैकडोनल्ड का बाइकआउट करना होगा। और इसका असल में शुरुआत इस वजह से भी हुई थी कि जो मैकडोनल्ड ने इजराइल में ये किया कि इजरायली आर्मी को हजारों खाने दिए, फ्री खाने, कि जाके कत्ल करो, जाके कत्ल करो, फिलिस्तीनियों को मारो, बच्चों को मारो, उनकी कत्लगाह बनाओ, जो यूनाइटेड नेशंस कह रहा है। उनको हजारों खाने दिए थे इन कमीन लोगों ने, इन जलील लोगों ने। तो उसके जवाब में जो यहाँ पर जॉर्डन के अंदर, इजिप्ट के अंदर जो है, उन्होंने भी क्या किया, कुछ खाने देने शुरू किए कि हम भी खाना दे रहे हैं। देखिए कितना ड्रामा हो रहा है। लेकिन देखिए लोग बाइकआउट कर रहे हैं, लोग वहां पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन इन सरकारों ने इन कंपनियों पर पाबंदी नहीं लगाई है। सऊदी अरब की सरकार ने पाबंदी नहीं लगाई है, जॉर्डन की सरकार ने पाबंदी नहीं लगाई है, जो अपने यूएई की सरकार ने पाबंदी नहीं लगाई है। उन्होंने अपने वहां से अपने एम्बेसडर्स को भी कि हमने अपने ताल्लुकात खत्म कर दिए, वो उन्होंने नहीं किया। लोग कर रहे हैं, और लोग सिर्फ वेस्ट एशिया में नहीं भाई साहब, लोग जो है यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन से कल जो है यूक्रेन के कितने इंटेलेक्चुअल्स ने भेजा है, असल में सॉरी माफ कीजिएगा, डॉक्यूमेंट इधर उधर मैंने करना पड़ता है। यूक्रेन के अंदर 300 जो लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स हैं, पोएट हैं, राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने 300 लोगों ने इजराइल और अमेरिका को चिट्ठी लिखी है कि आप ये जेनोसाइड कर रहे हैं, इसको बंद करिए, इसको आप बंद करें। 300 यूक्रेनियन को ये मानकर चला जा रहा है कि वो तो अमेरिका का पिट्ठू है सब, लेकिन देखिए लोग वहां पर किस तरह से अपने उसके लिए शामिल हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम जहां तक ये फिलिस्तीन की बात ना पहुंचे तो उसके लिए क्या पेतरेबाजी की जा रही है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि परसों शायद हमारे देश का माना हुआ, हमारे देश का एक बहुत मशहूर कल्चरल वर्कर है, थिएटर पर्सन है, ऑथर हैं, सुधन्वा देशपांडे। सुधन्वा देशपांडे देश का एक बहुत मशहूर जननाट्य मंच स्ट्रीट थिएटर ग्रुप है, उसके बहुत नामी एक्टर हैं, राइटर हैं। वो बॉम्बे आईआईटी में एक फिल्म पर उनका एक तकरीर थी और उसमें उन्होंने पीएलओ के बारे में कि पीएलओ कैसे शुरू हुआ था, वो एक फिलिस्तीनी फिल्म है, उसको वहां पर एक प्रोफेसर साहा ने उनको इनवाइट किया था और इन्होंने भाषण किया और वो ये बता रहे थे कि पीएलओ कैसे आया था। उस पर एक बड़ा यहाँ का वो है सरकारी क्या मतलब है, वो गुंडों का गिरोह चलाता है उसको, वो एक चैनल है, बहुत गाली गलौज जिसमें बहुत की जाती है। तो यानी कई बार उसमें ये हुआ है काज़मी साहब के मुझे भी उसके लिए आया कई बार, तो मैं उसका जो पहले जो था अब तो बदल गया है, वो तो गाली गलौज खुलेआम करता था। मैंने उसको हमेशा कहा कि मैंने कुत्ते की तरह भौंकना नहीं सीखा है तो मैं टाइम्स नाउ में नहीं आ सकता। ये मैंने उसको हमेशा कहता था, कुत्ते की तरह मैंने भौंकना नहीं सीखा है। तो खैर वो 3 दिन से सुधन्वा देशपांडे खिलाफ की हमास का दलाल है, ये टेररिस्ट का सपोर्टर है, ये टेररिस्ट है। यानी देखिए इसका नतीजा क्या हो सकता है, सुधन्वा देशपांडे की जिंदगी, उनका जीवन, उनकी लाइफ आप खतरे में डाल रहे हैं। और 3 दिन तक वो चलाते रहे। और उसके बाद आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आप फिलिस्तीन का नाम नहीं ले सकते हैं। और ये जो मोदी के साथ इनके सारे अच्छे संबंध है, चाहे यूएई हो, चाहे अपना सऊदी अरब हो, चाहे कुवैत हो, वो लोग इसको अपने मोदी को अपनी यहाँ का सबसे बड़ा शहरी सम्मान दे चुके हैं। उन्होंने भी नहीं कहा कि भाई ये जो है कम से कम यार इसको तो मत दबाओ। तो ये कितने खामोश है। अच्छा, मैं यहाँ एक बुनियादी सवाल उठा रहा हूं। 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है जी, टेररिस्ट ग्रुप है, तो चलिए उसके टेररिज्म पर चर्चा होने दीजिए और उस पर इजराइल जो कर रहा है उस पर भी चर्चा होने दीजिए। ये नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ हमास पर दिखाएंगे जो आरएसएस वाले यहां कर रहे हैं, जो इजराइल का एम्बेसी कर रहा है यहां पर कि हमास ने क्या किया, आपने क्या किया वो भी तो दिखाओ ना भाई। आप मैं मांग करता हूं सारी दुनिया में हमास ने जो किया है और जो इजराइल ने किया है पिछले 60-70 साल के अंदर,
और सब उसको छोड़ो, पिछले 2 महीने के अंदर जो किया है, पिछले 2 महीने के अंदर जो किया है उसको सबके सामने रखो, इस पर चर्चा होने दीजिए ना। आप इस पर चुप क्यों? अरे आप हमास ने बदमाशी की है, गुंडागर्दी की है, मासूमों को मारा है और मारा होगा, क्योंकि जिस तरह का आप जवाब दे रहे हैं उसमें किया होगा, उसको लोगों के सामने लेकर आइए, उसको कंडेम करने दीजिए। लेकिन उसके बाद इजराइल जो करता रहा है, और जो यूनाइटेड नेशंस का चीफ बोलता है कि वो ये 7 अक्टूबर से तो शुरू नहीं हुई है बात, तो आप इसको कर लीजिए ना। और मैं मांग करता हूं ये जो अपने आप को हमारे सबसे पवित्र स्थान जो है मुसलमानों के, जिनके वो रखवाले हैं, उनसे मैं मांग करता हूं कि उनको दी हेग के अंदर जो बेंच है जेनोसाइड के खिलाफ, उसमें दोनों के खिलाफ वो कंप्लेंट डालें, हमास के खिलाफ भी कंप्लेंट डालें और इसराइल के खिलाफ भी कंप्लेंट डालें ना। क्यों नहीं करते हैं वो जेनोसाइड का? तो ये देखिए, शुरू में जिसके कुछ बयानात इजराइल ने दिए और इंटरनेशनल मीडिया को जो कुछ दिखाया, उसके बाद कई वीडियोस उन्होंने विड्रॉ की हैं जो फेक निकली हैं बाकायदा। हम ये इस वक्त उस बहस में नहीं जा रहे कि क्या क्या हुआ। जाहिर है उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की और हो सकता है उन्होंने जुल्म किया हो, हम उसके बारे में ये तो वक्त आने वाला वक्त बताएगा, खुद इजराइल रखेगा सामने। लेकिन अभी जो बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार इजराइल कत्ल कर रहा है लोगों का, उसको सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, उसको खामोश रह करके अरब मुल्क सारे सपोर्ट कर रहे हैं, सीधे सपोर्ट कर रहे हैं। खामोश नहीं है ये। खामोशी क्या है? खामोशी अगर होती तो कम से कम गांधी जी का तरीका अपनाकर वो अपनी यहाँ 24 घंटे के अनशन पर बैठ जाते। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा काजमी साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं हमास ने क्या किया, कौन सा वीडियो था, क्या मैं इसमें नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं कि हमास की जेनोसाइड के खिलाफ और इजराइल के जेनोसाइड के खिलाफ दिल्ली के शहरों के अंदर, दिल्ली की, भारत की यूनिवर्सिटीज के अंदर, यूपी के अंदर आप बहस कराइए ना। आरएसएस वाला आ जाए, हमास की रख दें, और बाकी दूसरे लोग हैं जो उसको रख दें। आप डर क्यों रहे हैं बहस से? आप डर क्यों रहे हैं? और आप इतने गए गुजरे हो गए हैं कि एक बच्ची है कनाडा की, सिख पोएटिस, बहुत कम उम्र की है, उसका नाम है रूपी कौर। क्या आप जानते हैं इस बात को? रूपी कौर जो दुनिया की बहुत मानी हुई अंग्रेजी की कवित्री है, अंग्रेजी की पोएटिस है, कनाडा की है, जिनकी जो किताबें हैं वो करोड़ों की तादाद में बिक रही हैं, करोड़ों की तादाद में। पंजाबन है, पंजाबी मातृभाषा है, लेकिन जो कुछ भोगा और उसके बाद कनाडा में जो उनके साथ बदतमीजी होती थी और यहाँ पंजाब में उनके साथ जो बदतमीजी होती थी, उसके बाद वो पोएट बनी और औरतों के सबसे बड़े वो स्टैम्प बन गई हैं उनकी आजादी की लड़ाई के। उनको बुलाया, यानी इतना बड़ा नाम है कनाडा की उस बच्ची का कि इसने बाइडेन जो गुंडा है, लफंगा, ये हत्यारा, बलात्कारियों का संरक्षक, पैट्रोनाइज करने वाला, वो उसने बुलाया इनको दिवाली की, कोई शायद कल परसों व्हाइट हाउस के अंदर का। उस बच्ची ने साफ मना कर दिया और जो कहा है जरा मैं आपको सुना रहा हूं। आई एम सरप्राइज दिस एडमिनिस्ट्रेशन फाइंड्स इट एक्सेप्टेबल टू सेलिब्रेट दिवाली। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिवाली को मना रहा है, जबकि वो सपोर्ट, व्हेन देयर सपोर्ट ऑफ द करंट एट्रोसिटीज अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट दिस हॉलीडे मींस ऑफ मेनी ऑफ अस। यानी वो जो एक तरफ दिवाली मना रहा है, दूसरी तरफ वो उन हत्याओं को, उन कत्लों को सपोर्ट कर रहा है जो दिवाली की जो प्यार और मोहब्बत का होता है उसके बिल्कुल खिलाफ है। और उसके बाद लंबा बयान है, उसके बाद सुन लीजिए। आई इम्प्लोर माई साउथ एशियन कम्युनिटी टू होल्ड दिस एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल। मैं अमेरिका में जो साउथ एशिया का जो डायस्पोरा है, मैं उनसे विनती करती हूं कि वो इस सब के खिलाफ आए और इस सरकार से जवाब तलब करें। एज अ सिख, सुनिए काजमी जी, सुनिए, जो इसको फलस्तीन की लड़ाई को मुसलमान की लड़ाई बना रहे हैं, चाहे वो हमास के समर्थक हो या किसी के समर्थक हो, सुन लें इस बच्ची का। एज अ सिख वुमन आई विल नॉट अलाउ माई लाइकनेस टू बी यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग दिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्शंस। मैं एक सिख औरत के तौर पर उनको उनके गुनाहों को व्हाइट वॉश करने का मौका नहीं दूंगी। मोदी शर्म करो, मोदी आरएसएस वाले शर्म करो, सऊदी अरब के किंग शर्म करो, कुछ इंसानियत रूपी कौर से ले लो।
ये कतर जो कुवैत का राजा है, जो ये यूएई के जो दलाल हैं, जो अय्याश हैं, औरतबाज हैं, और जिनकी जब बच्चियां भागती हैं, जिनकी बेटियां भागती हैं, तो वो भारत की जो रॉ है वो उन बच्चियों को, उनका जहाज उनको जाके वापस डिलीवर करता है। असल में ये अमेरिका के चुंगल में क्यों है? क्योंकि अमेरिका में ये जो राजशाहियां हैं, इनको जो रिप्लेस करेगा उनको भी पाल रहे हैं ये, और उनको बता के रखते हैं कि देखो अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम उनको ले आएंगे। तो ये उनका, माफ कीजिएगा, उनका सब कुछ खाने पीने को तैयार हो जाते हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। लेकिन लोग कितना इंतजार करेंगे, लोग कितना चाहेंगे? काज़मी साहब, अमेरिका की जो बंदरगाहें हैं, वहां पर जो जहाज, सेना के जहाज हथियार लेकर इजराइल जा रहे हैं, अमेरिकी सेना के, उसका लोग घेर ले रहे हैं। अपने छोटे छोटे जहाज लाकर घेर ले रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10 खबरें हैं कि उन्होंने बंदरगाह से वो जहाज नहीं जाने दिया। अच्छा शमसुल इस्लाम साहब, आप एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर एक जहन में सवाल उठता है कि ऐसे हालात जिसका आपने जिक्र किया शुरू में कि आप बास मूवमेंट को देख रहे थे सीरिया वगैरह में और दम घुटने वाला माहौल था। मैं भी बहुत से इन मुल्कों में गया हूं और वो घुटन का एहसास मैंने बाकायदा किया है। एक मेरा लेबनीज ओरिजिन का जर्नलिस्ट है, वो बीबीसी में एक बार काम करता था, उसके बाद वो किसी यूएनओ की बॉडी में चला गया। उस बीच में वो बीबीसी के लिए दुबई में भी आके काम कर रहा था। तो मेरी जब दुबई में मुलाकात हुई दोबारा लंदन के बाद, तो उसने कहा कि देखिए यहाँ की हुकूमतें जो हैं वो लोगों को घूस देती हैं, रिश्वत देती हैं ताकि ये लोग खामोश रहें, बहुत सी चीजें फ्री देते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इस वक्त जिस तरह से अवाम का फिलिस्तीनियों को सपोर्ट और वहां की हुकूमतों का कातिलों के साथ खड़ा होना, इसके नतीजे में क्या आप इस इलाके में कोई बड़ी तब्दीली की आहट महसूस करते हैं? नहीं, वो तो होगा। देखिए, विस्फोट होगा, वो तो रोक नहीं सकता। वो तो दुनिया में कहीं नहीं रुका, कहीं भी नहीं रुका है। ये सिर्फ ये होगा कि अगर आप उसमें ये प्रेशर कुकर का अगर वेट हटा के थोड़ा रिलीज कराते रहेंगे, जैसे मान लीजिए ये जो बादशाह आते हैं मतलब मैं इनको इजराइल का एक्सटेंशन कहता हूं, सऊदी अरब को, कुवैत को, यूएई को, इनको एक्सटेंशन कहता हूं। ये अगर इन्होंने सिर्फ बयान देने से नहीं होगा। अगर इन्होंने हथियार की जो सप्लाई, सऊदी अरब तो नंबर 1 का शायद अभी बायर है इजरायली हथियारों का, और अमेरिका, अगर उसको बंद नहीं करते, उनको तेल देना बंद नहीं करते हैं, भाईजान मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एक हफ्ता तेल पे कह दें कि हम तेल की सप्लाई रोक रहे हैं, अमेरिका के 15 बाप आके, उसके दादा परदादे आके पैर में लेट जाएंगे। इजराइल एक दिन के अंदर चला जाएगा। लेकिन जो उन्होंने करना है वो कर नहीं रहे हैं, और वो जानते हैं कि सब बिके हुए हैं। देखिए, मैं 1857 पर भी मेरा काम है, 1857 का ओरिजिनल दस्तावेजों पर। 1857 मई के अंदर हमने दिल्ली आजाद कराई थी, बहादुर शाह जफर को असली बादशाह बना दिया था। 80% हिंदू सेना थी जिसने बनाया था, और 19 सितंबर को हम हार गए थे। और ये सारे दस्तावेज हैं, उस जमाने के दस्तावेज हैं कि 3 लोग थे, मुंशी जीवनलाल, मौलवी रजब अली और मिर्जा इलाही बख्श, जिनको अंग्रेजों ने खरीद लिया था। इन्होंने बारूद के गोदामों को गीला करा दिया था, इन्होंने दरवाजे खुलवा दिए थे, इन्होंने पूरी जो इनकलाबी सेना थी उसमें गद्दारों को, और दिल्ली का जो बनिया हिंदू मुसलमान था उसको इंग्लैंड की जो सेना थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो सेना थी, उसके साथ मिलवा दिया था। सेना को अंदर घुसवा दिया था, अंग्रेजी सेना को। ये आज जो भी उसको जानता है वो जानता है कि अगर रजब अली, जीवनलाल और इलाही बख्श का रोल नहीं होता तो अंग्रेज कभी भी अपनी इस हारी हुई सल्तनत को नहीं ले सकते थे। बिल्कुल वहां पर ये हो रहा है, बिल्कुल वहां पर ये हो रहा है। और कोई सोचता है, यानी कोई अगर बेवकूफी होगा या जिसको कोई सोच नहीं होगी कि ये ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा और इनसे कोई हिसाब तलब नहीं करेगा इतिहास में, मैं सोचता हूं तो आप भांग पिए हुए हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। आपको मैंने बीच में ज्यादा इसलिए नहीं रोका कि आप बहुत ही फ्लो में बहुत सी इंफॉर्मेशन दे रहे थे हमारे दर्शकों को, और आप बहुत तैयारी से चीजों को बताते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे पास वक्त खत्म हो गया, फिर आगे आपसे अगले हफ्ते फिर बात करेंगे। और ये मुसलसल एक ऐसा इशू है जो वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है उसे नजदीक से समझने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से समझना बहुत जरूरी है, और उसमें आप हमारे दर्शकों को काफी अहम इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, सलाम, जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, इनकलाब जिंदाबाद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।